हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आज का आपकी अपनी क्लास में। पीछे अपनी जितनी भी क्लास हो रही हैं उनको आप कंटिन्यू लगा रहे होंगे, ऐसी आशा करता हूं। और आपका प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में मेरे माइंड में ना एक अलग ही खुशी है इन दिनों में। आपने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट किया, इसके लिए आपका पुनः हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपका। तो टाइम वेस्ट न करते हुए करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट। और अपनी आज की क्लास का क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है, कराधान से संबंधित मामलों में किस न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। यानी आपको बताना है कि कराधान से संबंधित मामलों में कराधान से संबंधित मामलों में किस न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। तो आपको बताना है कि कराधान से संबंधित मामलों में किस न्यायालय का निर्णय है वो अंतिम होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, दीवानी न्यायालय में, अपीलीय अधिकारी, दांडिक न्यायालय और ए व बी दोनों। इसका आंसर बताना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर करें। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपीलीय अधिकारी। ठीक है, कराधान से संबंधित कोई मामला है, उसमें जहाँ पे हमने अपील लगाई है वहाँ उसी का निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। तो ये याद रखना, अपीलीय अधिकारी। ठीक है, तो अपीलीय अधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और आज की क्लास का अपना सेकंड क्वेश्चन है, धारा 124 के तहत आवेदन किए जाने पर अपील अधिकारी अपने आदेशों का मूल आदेश की तारीख से कितने दिन पुनरावलोकन कर सकता है। बताइए इसका आंसर। 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन और 120 दिन। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा आपका 90 दिन। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 90 दिन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका 90 दिन। ये बात धारा 124 में लिखी हुई है। ठीक है ना, ये याद रखना आपका। धारा 124 इसमें लिखा ना, धारा 124 के तहत आवेदन किए जाने पर अपील अधिकारी अपने आदेशों का मूल आदेश की तारीख से कितने दिन पुनरावलोकन कर सकता है। तो 90 दिन के भीतर। ठीक है ना, यानी 3 माह हो गए, 3 माह में 90 दिन ही होते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर या 3 माह ऐसे भी आ सकता है, 3 माह है। अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। अभी पड़ोस में शादी भी है, तो आपको शायद पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और ऐसे ही पटाखों की आवाज़ जब आप आरपीएससी ईओआरओ के एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे और जिस दिन लिस्ट में आपका रोल नंबर होगा, आपका नाम होगा, शायद ऐसी आवाज़ फिर आपके कानों में सुनाई दे। ऐसी मैं आशा करता हूँ भगवान से कि आप जितने भी क्लास देख रहे हैं आप सबका सिलेक्शन हो। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, यानी या तो 90 दिन आएगा या 3 माह है। ठीक है ना, धारा 124 के तहत आवेदन किए जाने पर अपील अधिकारी अपने आदेशों का मूल आदेश की तारीख से कितने दिन पुनरावलोकन कर सकते हैं, दोबारा से अवलोकन कर सकता है। तो 90 दिन या 3 माह है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दायित्व प्रकटीकरण की बाध्यता के दौरान धारा 126 के अधीन जानकारी कौन मांग सकता है और देने में विफल रहने का परिणाम क्या है। ये है आपका क्वेश्चन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। दायित्व प्रकटीकरण की बाध्यता के दौरान क्या है, दायित्व प्रकटीकरण की बाध्यता के दौरान धारा 126 के अधीन जानकारी कौन मांग सकता है और देने में विफल रहने का परिणाम क्या है। आपको ये बताना है कि जानकारी कौन मांग सकता है और विफल रहने पर उसका परिणाम क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये को जानकारी मांग सकता है आपका कर निर्धारक व मुख्य अधिकारी। ठीक है ना, आपका कर जो निर्धारक और मुख्य अधिकारी होता है वो आपकी जानकारी मांग सकता है। ठीक है ना, ये मांग सकता है। और जुर्माना कितना लगेगा, जुर्माना कितना लगेगा,
तो ये आपको ध्यान रखना, जुर्माना 1000 रुपये लगता है। जुर्माना कितना लगेगा? 1000 रुपये। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं आपको अभी समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा है ना इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। ये इसका राइट आंसर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दो, इसने पूछा क्या, ये धारा 126 में लिखा है ना, दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। उसी दायित्व प्रकट करने की बाध्यता में लिखा है कि आपकी जो नगर पालिका होती है, क्या आपकी नगर पालिका, आपके ये जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी ईओ, आपका ईओ, इसका मतलब आप सब लोग, ठीक है ना। नगर पालिका, ईओ यानी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, और कर निर्धारक जो कर का निर्धारण करता है, कर निर्धारक, ठीक है, या नगर पालिका द्वारा कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति है, वो जानकारी मांग सकता है। याद रखना, जानकारी कौन मांग सकता है, मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। ये है ना जानकारी, धारा 126 के तहत जानकारी आपकी नगर पालिका मांग सकती है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मांग सकता है, कर निर्धारक मांग सकता है, या नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी मांग सकता है, ठीक है। अगर वो जानकारी मांगता है और जानकारी में विफल रहता है तो आपके जुर्माना लगता है 1000 रुपये, ठीक है ना। और जो ऑप्शन था पहला, कर निर्धारक, केवल कर निर्धारक नहीं हो सकता भाई साहब। मैंने आपको देखो कितने नाम गिनाए हैं, 4-5 गिना दिए, ठीक है। तो पहला गलत। दूसरा, राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर, ये भी गलत है। राजस्व अधिकारी तो मांग ही नहीं सकता। जिला न्यायाधीश भी नहीं मांग सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। जानकारी कौन मांग सकता है? धारा 126 के तहत जानकारी मांग सकता है, यानी धारा 126 में लिखा है दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। जानकारी कौन मांग सकता है, कितना जुर्माना लगेगा, सब कुछ क्लियर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अंतिम क्षणों में आपको क्या करना है वो ध्यान रखना। अपनी तैयारी को जितना हो सके उतना धारदार बनाओ, जितनी हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि कहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? मांग का नोटिस कब जारी किया जाता है? मांग का नोटिस जो है वो कब जारी किया जाता है, ये बताना है। मांग का नोटिस कब जारी किया जाता है? तो मांग का नोटिस जो है कब जारी किया जाता है? तो मांग का नोटिस बिल प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर संदाय नहीं करने पर, यानी मांग का नोटिस है बिल प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर जारी किया जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा ना कि मांग का नोटिस जो है वो कब जारी किया जाता है। तो मांग का नोटिस कब जारी किया जाता है? मांग का नोटिस आपके बिल प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर जारी किया जाता है। बिल प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आपकी मांग का नोटिस है वो जारी कर दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओ, इसके तो ना आंसर ही मिलाए हुए हैं है ना, इसके तो आंसर ही मिलाए हुए हैं, सब आपको सामने दिख ही रहे हैं, आपको सबको सामने दिख रहा है, आंसर भी मिलाए हुए हैं। तो इसलिए तो इसका आंसर तो आप फटाफट कर ही दोगे, इसका आंसर फटाफट कर दोगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। जो आपके लिखा है ना, नगर पालिका का आंतरिक राजस्व, इसके एक एक ध्यान दो। नगर पालिका का आंतरिक राजस्व है, नगर पालिका का आंतरिक राजस्व है ना, इसका उल्लेख जो है वो धारा आपके 102 कितने में है? धारा 101 में है, ठीक है ना। नगर पालिका का आंतरिक राजस्व का उल्लेख धारा 102 में है। धारा 102 में नगर पालिका के आंतरिक राजस्व का उल्लेख है। फिर है उपयोगिता प्रभार। उपयोगिता प्रभार है ना, इसका उल्लेख धारा 104 में है। उपयोगिता प्रभार का उल्लेख जो है वो आपके धारा 104 में है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर पूछा अन्य अधिरोपित कर। जो आपके अन्य अधिरोपित कर होते हैं ना नगर पालिका के द्वारा, इनका उल्लेख आपके धारा 103 में है। सॉरी, एक धारा 103 में है, ठीक है ना। अन्य अधिरोपित कर धारा 103 में। फिर आपसे पूछा है कि नगर पालिका के बाध्यकारी कर, जो आपके नगर पालिका के बाध्यकारी कर होते हैं, इनका उल्लेख धारा 102 में है।
नगर पालिका के जो बाध्यकारी कर होते हैं इनका उल्लेख धारा 102 में है। इस हिसाब से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैच करो, ये जब आप मैच करोगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। कैसे? ए का 2, ए का 2, बी का 1, बी का 1, सी का 4, सी का 4, डी का 3, डी का 3। ठीक है, आ गया समझ में? चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अपना क्वेश्चन है 14 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन पर कौन सा कर मान्य होता है? 14 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन पर कौन सा कर मान्य होता है? ये मैंने आपको बताया भी था पिछली कई क्लास में, एक ये क्वेश्चन आया भी था ऐसा, तब भी मैंने आपको बताया था कि 14 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन पर कौन सा कर मान्य होता है। एक ही बात है, यानी अधिक ऊंचाई का आप भवन बना रहे हो, चाहे वो आवासीय है, गैर आवासीय है, आप यानी कुछ चीज़ का विकास तो कर रहे हो ना, और जिस चीज़ में आप विकास कर रहे हो इसका कुछ प्रभार तो देना होगा ना, उसका विकास प्रभार तो आपको देना पड़ेगा, विकास प्रभार तो देना पड़ेगा। इस हिसाब से आपको पता चल गया अभी ये 14 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन पर क्या लगता है? विकास प्रभार लगता है। क्या लगता है? विकास प्रभार लगता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन का लेवल कैसा है आज? मज़ा आ रहा है ना पढ़कर? ठीक है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार किए हैं आपके लिए। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे और एग्ज़ाम देके वापस लौटोगे, इस क्लास से लगभग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना। फिर पूछा है, देखो सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। इसमें पूछा है कि विकास प्रभार उद्गृहित किया जा सकता है, यानी विकास प्रभार जो है वो किससे हम ग्रहण कर सकते हैं, किससे ग्रहण कर सकते हैं? तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया था इसका आंसर। तो विकास प्रभार किससे उद्ग्रहण किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 14 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले आवासीय भवन पर। हाँ, 14 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले आवासीय भवन से हम विकास प्रभार ग्रहण कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, पीछे लाइन बोली था ना, चाहे आवासीय भवन हो चाहे गैर आवासीय भवन हो, आवासीय भवन हो या गैर आवासीय भवन हो, हम विकास प्रभार ग्रहण कर लेंगे। क्षेत्र के विकास हेतु बिल्कुल, कोई क्षेत्र है उसका विकास हो रहा है, क्षेत्र के विकास हेतु भी कोई भवन बनाया जा रहा है, वो 14 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, उससे भी हम विकास प्रभार ग्रहण कर लेंगे। यानी इसका आंसर जो है गया वो है उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी एक चीज़ मेरी आप याद रखना, इन 20 दिनों में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। शर्त यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है ना, रिपीटेशन होता है ओल्ड क्वेश्चन का, न्यू क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं आपको, कोई 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं न्यू, और सारे ओल्ड क्वेश्चन रिपीट होते हैं। करंट अफेयर्स तो आपको छोड़ना ही नहीं है। करंट अफेयर्स हो गया, इको सर्वे के कुछ डेटा आपको याद, पूरा इको सर्वे नहीं पढ़ना, इको सर्वे के कुछ डेटा आपको याद रखने। ठीक है ना, इको सर्वे जो है, इको सर्वे के डेटा भी आपको कुछ पढ़ने हैं, जैसे खनिज हो गया, उद्योग हो गया, और आपके खनिज है, उद्योग है, इन टॉपिक के जो डेटा हैं नए, वो थोड़े बहुत देख लेना। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर होता है इको सर्वे का, जिसमें जीएसडीपी है, आपके जीएसडीपी हो गई, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, ये थोड़े नॉर्मल डेटा पढ़ लेना। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलें अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये लो जी, धारा 108 कर अधिरोपण से पूर्व की प्रक्रिया में पारित संकल्प को नगर पालिका कौन सी अनुसूची के प्रारूप में एक नोटिस के साथ प्रस्तुत करेगी? ये आपको बताना है भाई, कौन सी सूची होगी, वो अनुसूची होगी। धारा 108 में कर अधिरोपण से पूर्व की प्रक्रिया में पारित संकल्प को नगर पालिका कौन सी अनुसूची के प्रारूप में एक नोटिस के साथ प्रस्तुत करेगी? तो कौन सी अनुसूची हो सकती है? प्रथम अनुसूची होगी, एक दूसरी अनुसूची होगी, एक तीसरी अनुसूची होगी, ये आपको बताना है, यानी वो कौन सी अनुसूची है। और ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, एक सेम ही क्वेश्चन, लास्ट के जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें मैंने आपको करवाया था ऐसा क्वेश्चन। तो मेरे बताने से पहले ही आप बता दो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे बताने से पहले बता दो आज इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए।
तो मैं बताऊं इसका राइट आंसर, मैंने बताया था जो आपकी प्रथम अनुसूची है, जो आपकी प्रथम अनुसूची है उसमें धारा 108 बताया था ना। प्रथम अनुसूची धारा 108 कर को उद्ग्रहण करना तथा आपत्ति हेतु नोटिस, यानी इसमें दो चीज़ें हैं। कर को हम उद्ग्रहण कर सकते हैं, यानी कर उद्ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, और आपत्ति के लिए नोटिस भी जारी करते हैं। आपत्ति के लिए जो नोटिस होता है, आपत्ति के लिए जो नोटिस होता है वो जारी करते हैं, वो भी धारा 108 के तहत। प्रथम अनुसूची धारा 108, ठीक है ना, याद रखना। प्रथम अनुसूची धारा 108 जो आपकी ये द्वितीय अनुसूची है, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात बता देता हूँ। द्वितीय अनुसूची है ये, इसमें धारा 117 आती है, ठीक है ना। द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची, इसमें धारा 117 आती है, इसमें ट्रांसफर की सूचना का प्रारूप होता है। जो आपकी चौथी अनुसूची है इसकी बात करूँ, इसमें धारा 130 आती है और मांग की नोटिस का प्रारूप होता है। किसका? मांग की नोटिस का प्रारूप होता है, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में शामिल हैं, नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में शामिल हैं नगर पालिका द्वारा उद्ग्रहित कर और नागरिक सेवाओं हेतु उद्ग्रहित उपभोक्ता प्रकार, उपयोगिता प्रकार, अन्य कानूनी कर्तव्यों के अनुपालन हेतु फीस एवं जुर्माने और 9 डी उपयुक्त सभी। क्या आंसर होगा? नगर पालिका के आंतरिक राजस्व, इसका मतलब होता है नगर पालिका का जो आंतरिक राजस्व होता है, नगर पालिका के पास जो पैसा होता है वो कहाँ कहाँ से आता है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? नगर पालिका द्वारा ग्रहित किए गए कर। हाँ, नगर पालिका द्वारा उद्ग्रहित कर, इस लाइन का मतलब है कि नगर पालिका जो भी टैक्स को ग्रहण करती है वो नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में जाएगा। नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में जाना ऐसा तो नहीं है कि नगर पालिका जो टैक्स करेगी वो नगर पालिका के जितने सदस्य हैं उनके घर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, वो नगर पालिका का आंतरिक राजस्व में ही जाता है। फिर है नागरिक सेवाओं हेतु उद्ग्रहित उपयोगिता प्रकार, बिल्कुल नागरिक सेवाओं के लिए अगर वो कोई चीज़ ग्रहण करेगी वो भी नगर पालिका का आंतरिक राजस्व है। तीसरा, अन्य कानूनी कार्यों के अनुपालन हेतु फीस एवं जुर्माने, मतलब आपने कोई नगर पालिका के अंदर आपकी जुर्माना लगाया है, ठीक है, जैसे 14 मीटर से अधिक ऊंचाई का आपने आवासीय भवन बनाया जी, आवासीय भवन हो चाहे गैर आवासीय भवन हो, चाहे क्षेत्र के विकास के लिए बनाया हो, 14 मीटर से अधिक ऊंचाई का था, तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा ना। विकास पर भार तो नगर पालिका को देना पड़ेगा, वो विकास पर भार नगर पालिका का आंतरिक राजस्व ही तो है कि नहीं है? तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्टाम्प शुल्क के कितने प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क पर कर की दर हो सकती है, ये बताना आपको। स्टाम्प शुल्क के कितने प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क पर कर की दर हो सकती है? बताइए। 15%, 10%, फिर 10%, 12%। इसका राइट आंसर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ना वो 10% ही होता है। 10% स्टाम्प शुल्क के कितने प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क पर कर की दर हो सकती है? 10% ही शुल्क लगता है, ठीक है ना। स्टाम्प पे जो शुल्क लगता है ना वो 10% ही लगता है, ठीक है। चलें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि धारा 109 के तहत वार्षिक रूप से उद्ग्रहणीय कर की तारीख कौन सी नहीं हो सकती? यानी धारा 109 के तहत वार्षिक रूप से, धारा 109 के तहत वार्षिक रूप से उद्ग्रहण कर की तारीख कौन सी नहीं हो सकती? ठीक है, हमें ये बताना ना। ओके, इसका देखो, धारा 109 के तहत वार्षिक रूप से जो कर को ग्रहण किया जाता है वो कौन सी तारीख को नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का मतलब है कि धारा 109 के तहत नगर पालिका जो कर को ग्रहण करती है वो कौन कौन सी तारीख को कर को ग्रहण कर सकती है। तो ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को। जो आपकी नगर पालिका होती है ना, जो आपकी नगर पालिका होती है वो कब कब कर को ग्रहण कर सकती है वार्षिक रूप से? तो ध्यान रखना, एक तो आपके अप्रैल को, आपका जो अप्रैल होता है उस अप्रैल को ग्रहण कर सकती है, ठीक है।
अप्रैल की 1 तारीख जो होती है, ठीक है ना, अप्रैल की 1 तारीख को आपको कर जो है वो ग्रहण कर सकती है, और जुलाई की 1 तारीख को कर ग्रहण कर सकती है। जुलाई की 1 तारीख को कर ग्रहण कर सकती है नगर पालिका। ठीक सर, जुलाई की 1 तारीख को ग्रहण कर सकती है। अक्टूबर को ग्रहण कर सकती है। अक्टूबर की 1 तारीख को। ठीक सर, इतनी यहाँ तक भी समझ में आ गया। अक्टूबर की 1 तारीख को कर ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है। जनवरी की 1 तारीख को, जनवरी की 1 तारीख को, जनवरी की भी 1 तारीख को कर ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, तो अब बताना कौन सी तारीख को नहीं हो सकता। अप्रैल का महीना इसमें है, जुलाई का इसमें है, जनवरी का इसमें है, नवंबर का नहीं है ना। तो याद रखना, नवंबर की तारीख को कर ग्रहण नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, नवंबर को नहीं किया जा सकता, और इन तारीखों को कर ग्रहण किया जा सकता है। यानी धारा 109 के तहत वार्षिक रूप से कर को ग्रहण कब नहीं किया जा सकता, 1 नवंबर को नहीं किया जा सकता, और जो अप्रैल माह और जुलाई, अक्टूबर, नवंबर इनको किया जा सकता है। याद रखना, हर तीसरे महीने कर को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अप्रैल की 1 तारीख को किया है, फिर उसका तीसरा महीना, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई तीसरा महीना ना, तीसरे महीने कर लिया। फिर आगे जुलाई के बाद है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तीसरा महीना है, अक्टूबर को कर लिया। अक्टूबर के बाद तीसरा महीना नवंबर, दिसंबर, जनवरी को कर लिया, है ना। तो अगर आप पेपर में भूल भी जाओ तो ऐसे याद रखना, हर तीसरे महीने कर को ग्रहण किया जा सकता है। अप्रैल की 1 तारीख को किया जा सकता है, जुलाई की 1 तारीख को किया जा सकता है, अक्टूबर की 1 तारीख को, जनवरी की 1 तारीख को कर ग्रहण किया जा सकता है। सामान्यतः 1 तारीख को ही किया जाता है कर को ग्रहण। ठीक है, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, क्या कहता है भाई, कर निर्धारक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, और कौन सी धारा के तहत की जाती है कर निर्धारक की नियुक्ति। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है। कर निर्धारक की नियुक्ति करता कौन है, नगर पालिका नहीं करती भाई, नगर पालिका तो नहीं करती। ठीक है, जिला न्यायाधीश, कर निर्धारक की नियुक्ति जिला न्यायाधीश भी नहीं करता। राज्य सरकार, हाँ राज्य सरकार तो करती है। बिल्कुल, ये हो गया ना इसका राइट आंसर। तो कर निर्धारक की नियुक्ति कौन करता है, कर निर्धारक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। फिर इसने क्यों पूछा है कौन सी धारा के तहत, तो धारा 113 के तहत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अपनी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। आज की क्लास कैसी लगी ये आप सबको कमेंट करके बताना है, और आपका जो प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है उसके लिए एक बार फिर से हृदय की अनंत गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना है। आपके पास जो टेलीग्राम के ग्रुप हैं उनके साथ भी, या व्हाट्सएप ग्रुप, उन सब के साथ क्लास को शेयर करना है। हो सकता है आज क्लास में आपको डिस्टर्बेंस लगा हो, आवाज़ सुनाई दे रही हो, क्योंकि यहाँ पास में शादी है, वहाँ पटाखे वगैरह भी फोड़े जा रहे हैं, इसलिए वहाँ का थोड़ा वॉइस का डिस्टर्बेंस हो। लेकिन ऐसी पटाखों की वॉइस आपके घर भी आए। आरपीएससी ईआरओ का एग्ज़ाम का जिस दिन रिजल्ट आए, आपका उस लिस्ट में आपका नाम हो, रोल नंबर हो, और आपके घर पे ऐसी खुशियाँ हैं, पटाखे फोड़े जाएँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ और उम्मीद आपसे करता हूँ। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।